अब बाकी हैं ये आपके CDP के आएंगे, यानी CDP के आपके 10 क्वेश्चन हैं वो आगे अब ये आएंगे 36 से लेकर जो भी क्वेश्चन होंगे 40 तक। तो देख लेते हैं। इसमें पूछा है, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक 8 वर्षीय बालक है, अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। तो ये उदाहरण किसका है? ये प्रतिगमन का है। प्रतिगमन मीन्स ये होता है रिग्रेशन। आप हैं जब प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियाँ पढ़ेंगे ना, तो उनके अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, या समायोजन की युक्तियाँ होती हैं उनमें पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। हालांकि ये ध्यान रखना, ये समायोजन की सभी युक्तियाँ हैं, ठीक है। और ये पहचानना होता है कौन सी प्रक्षेपी है कौन सी अप्रक्षेपी है उस आधार पर, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपके स्पीयरमैन है, उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, बाद में इसे 3 फैक्टर कहते हैं। लेकिन इसमें एक तो जी कारक था, एक एस कारक था, इसके मध्य में एक ग्रुप फैक्टर और जोड़ा था इन्होंने, तो इसे त्रिकारक भी बोल देते हैं और आपके 2 कारक फैक्टर थ्योरी भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी का मतलब क्या होता है? सामान्य बुद्धि से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 138 नंबर। ये ऑलरेडी आपके RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह नवीनतम चलचित्र जो आपकी दृश्यम 2 देख रही है, यानी आपको ये मूवी है, यह है वो मूवी देख रही है, कौन सी? दृश्यम 2। क्योंकि वो नायक को उसके परिवार की स्थिति को जानने के लिए सब्र नहीं कर पा रही है, तो वो उत्तम उदाहरण किसका है? तो वो आंतरिक कह सकते हैं अभिप्रेरणा का होगा, क्योंकि वो अंदर से ये जानना चाह रही है। अंदर में से ये कि उसकी खुद की मर्जी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है, एक अदिति प्रातःकालीन कक्षा जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने पर वह पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होगा? तो ये आपके ड्राइव होगा, यानी ये आपके ड्राइव से संबंधित है, यानी अंतर्नोद, किसी चीज़ की नीड होना। हालांकि इसमें आवश्यकता भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अंतर्नोद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है। इसमें क्या पूछा है, आपको कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो विकास के बारे में 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सही नहीं है वो चूज करना है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, तो ये बात तो सही है। विकास है लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी स्पाइरल होता है, ये भी बात सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है विकास, ये भी बात सही है। तो आप ये कह सकते हैं ABC कथन है वो बिल्कुल सही है। विकास की गति जो विकास की गति होती है उसकी दर कैसी होती है? एक जैसी रहती है, ये कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो 141 नंबर क्वेश्चन होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, यानी रटने मीन्स ये है कि आपको ये ऐसी परिभाषाएं याद रखनी होंगी। ये कथन किसका है शिक्षा मनोविज्ञान में? जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 142 नंबर। इसमें पूछा है कि 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ होगा, यानी आपको ये बताना है कि IQ बराबर होता क्या है। यानी इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वाटिएंट, यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA मानसिक आयु बट्टे CA यानी शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100। ये सूत्र है टर्मन का। जब बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे तो टर्मन है, उन्होंने 1916 में ये सूत्र दिया था, इसी से निकालते हैं बुद्धि लब्धि। तो MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100, यानी इसकी MA कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 16 है, बट ये CA का मतलब होता है इसकी शारीरिक आयु, तो ये 25 वर्ष दे रखी है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 25 चौक 100, 16 चौक 64, इसकी IQ कितनी निकल के आई? 64। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है 143 नंबर क्वेश्चन है, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आंकलन की विधि कौन सी है? तो वो समाजमिति है, यानी सोशियोमेट्री बोलते हैं। ये JL में मोडेरो ने दी थी। सामाजिक अध्ययन में बहुत चलती है विधि। और बाकी आप जब आप व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियाँ पढ़ेंगे, वहाँ पे इसे पढ़ा जाता है। साथ ही साथ यहाँ के अलावा इसे आप बोल सकते हैं, मैंने बोला है सामाजिक अध्ययन का की जो टीचिंग मेथड वहाँ पर भी देखेंगे। और वैसे देखा जाए ओवरऑल ये साइकोलॉजी के अंदर मिल ही जाएगी आपको व्यक्तित्व चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
144 नंबर, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। किसी भी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें से सबसे बेस्ट रहेगा CAT, जिसे बोलते हैं बालक अंतर बोध परीक्षण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसमें तो CAT दे रखा है, फिर भी यहाँ पे दे रखा होगा, कहीं पर नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बोलते हैं, C से होता है चाइल्ड, अंतर्बोध का मतलब होता है एप्रियंसेस, ठीक है, और T से टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहते हैं। अगर आप ये कह रहा है कि दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो ये मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं सामाजिक अधिगम। ये आपके अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा ने क्या दिया था, बांडुरा, ये बेबी डॉल के नाम से सिद्धांत जाना जाता है, या बेबी डॉल पर इन्होंने प्रयोग किए थे। इसे बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें बात करते हैं अल्बर्ट बांडुरा के व्यवहार को देखकर बच्चा ले सकता है। तो इसमें स्टेप भी बताए गए हैं, ठीक है। इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बाकी अनुबंधन की बात तो पावलर करते हैं, प्रायोग अधिगम और आकस्मिक अधिगम होता है, जिसे इंसिडेंटल बोलते हैं, और एक एक्सपीरियंस लर्निंग है। ये अलग अलग थ्योरी हैं, और जैसे नाम आएंगे हम उस हिसाब से बताएंगे डायरेक्टली इसका मनोवैज्ञानिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 140। तो इसमें से जैसे 136 नंबर CDP से क्वेश्चन बना था, वो क्या बना था वो देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कोने में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या पूछा है, ये आपको सूची दे रखी है फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें से ये प्रकार दे रखे हैं व्यक्तित्व के, आप बताइएगा इसमें से कौन सा कोट सही होगा। आप ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, जो पिकनिक वाले होते हैं ना, पिकनिक वाले वो संबंधित होते हैं छोटे कद वाले, चौड़ी छाती वाले और लोकप्रिय। तो एस्थेटिक कौन से होंगे, एस्थेटिक वाले होते हैं वो होते हैं कमज़ोर और लंबा और संवेदनशील और पतला होगा। बाकी एथलेटिक होते हैं, तो ये एथलेटिक वाले तो होंगे, ये मजबूत होंगे, गठीला शरीर होगा। बाकी जो डाइप्लास्टिक वाले होते हैं, जैसे डाइप्लास्टिक होते हैं, वो मिश्रित प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है, C सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, आप जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें से आपको बताना है बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसने निर्माण किया था। वो अल्बर्ट बिने होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। ये 1905 के समथिंग की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्यक्तित्व मापने के लिए समाज मिति का विकास किसने किया था। ये G.L. मॉडर्न ने किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ये संतुलन बनाता है या प्रदान करता है, ये बात सही है। समस्या समाधान में सहायक है, सही है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बाकी समायोजन के अनुपस्थिति में व्यक्ति के तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिर जाता है। तो A, B और D ये सभी थे, गलत हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, साइको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक किसकी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सिरिल बर्ट की है। किसकी है, ये संबंधित हो जाएगी सिरिल बर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्मी अल्फा परीक्षण का उदाहरण है। तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगा आपका शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, यानी आर्मी अल्फा परीक्षण था वो सामूहिक कह सकते हैं शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। तो हम ये कहेंगे ये एक व्यवहारिक या व्यवहारपरक विज्ञान है, तो इसका हम ये कहेंगे ये सही बात है। बाकी ये एक सामाजिक विज्ञान है, ये भी बात सही। ये एक धनात्मक विज्ञान है, ये सही है, लेकिन ये मानक ही नहीं है, यानी स्टैंडर्ड या नॉर्मेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है। हम इसे फिर यही कहेंगे कि ये एक प्रकार की रक्षात्मक युक्तियाँ होती हैं, जिसे डिफेंसिव मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है हेंज दुविधा निम्नलिखित में से
किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो हेंज दुविधा है ना, ये आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है ना, उससे संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक 8 वर्षीय बालक है, अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है, तो ये उदाहरण किसका है? ये प्रतिगमन का है। प्रतिगमन मीन्स ये होता है रिग्रेशन। आप हैं जब प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियाँ पढ़ेंगे ना, तो उनके अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, या समायोजन की युक्तियाँ होती हैं उनमें पढ़ते हैं हम इसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। हालांकि ये ध्यान रखना, ये समायोजन की सभी युक्तियाँ हैं। ठीक है, और ये पहचानना होता है कौन सी प्रक्षेपी है कौन सी अप्रक्षेपी है उस आधार पर। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपके स्पीयरमैन है, उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, बाद में इसे 3 फैक्टर कहते हैं, लेकिन इसमें एक तो जी कारक था, एक एस कारक था, इसके मध्य में एक ग्रुप फैक्टर और जोड़ा था इन्होंने, तो इसे त्रिकारक भी बोल देते हैं और आपके 2 कारक फैक्टर थ्योरी भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी का मतलब क्या होता है? सामान्य बुद्धि से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 138 नंबर, ये ऑलरेडी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह नवीनतम चलचित्र जो आपकी दृश्यम 2 देख रही है, यानी आपको ये मूवी है दिया है, वो मूवी देख रही है, कौन सी? दृश्यम 2। क्योंकि वो नायक को उसके परिवार की स्थिति को जानने के लिए सब्र नहीं कर पा रही है, तो वो उत्तम उदाहरण किसका है? तो वो आंतरिक कह सकते हैं अभिप्रेरणा का होगा, क्योंकि वो अंदर से ये जानना चाह रही है। अंदर में से ये कि उसकी खुद की मर्जी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है, एक अदिति प्रातःकालीन कक्षा जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने पर वह पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होगा? तो ये आपके ड्राइव होगा, यानी ये आपके ड्राइव से संबंधित है, यानी अंतर्नोद, किसी चीज़ की नीड होना। हालांकि इसमें आवश्यकता भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अंतर्नोद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है। इसमें क्या पूछा है? आपको कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो विकास के बारे में 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सही नहीं है वो चूज करना है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, तो ये बात तो सही है। विकास है लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी स्पाइरल होता है, ये भी बात सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है विकास, ये भी बात सही है। तो आप ये कह सकते हैं ABC कथन है वो बिल्कुल सही है। विकास की गति जो विकास की गति होती है उसकी दर कैसी होती है? एक जैसी रहती है, ये कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो 141 नंबर क्वेश्चन होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो ये रटने वाली चीज़ें हैं, यानी रटने मीन्स ये है कि आपको ये ऐसी परिभाषाएं याद रखनी होंगी। ये कथन किसका है शिक्षा मनोविज्ञान में? जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 142 नंबर। इसमें पूछा कि 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ होगा, यानी आपको ये बताना है कि IQ बराबर होता क्या है। यानी इसे बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वाटिएंट, यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA मानसिक आयु बट्टे CA यानी शारीरिक आयु मल्टीप्लाई 100। ये सूत्र है टर्मन का। जब बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे तो टर्मन है, उन्होंने 1916 में ये सूत्र दिया था, इसी से निकालते हैं बुद्धि लब्धि। तो MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100, यानी इसकी MA कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 16 है, बट ये CA का मतलब होता है इसकी शारीरिक आयु, तो ये 25 वर्ष दे रखी है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 25 चौक 100, 16 चौक 64, इसकी IQ कितनी निकल के आई? 64। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है 143 नंबर क्वेश्चन है, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आंकलन की विधि कौन सी है? तो वो समाजमिति है, यानी सोशियोमेट्री बोलते हैं। ये JL में मोडेरो ने दी थी। सामाजिक अध्ययन में बहुत चलती है विधि। और बाकी आप जब आप व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे ना, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधियाँ पढ़ेंगे, वहाँ पे इसे पढ़ा जाता है। साथ ही साथ यहाँ के अलावा इसे आप बोल सकते हैं, मैंने बोला है सामाजिक अध्ययन का की जो टीचिंग मेथड वहाँ पर भी देखेंगे। और वैसे देखा जाए ओवरऑल ये साइकोलॉजी के अंदर मिल ही जाएगी आपको व्यक्तित्व चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 144 नंबर, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा?
किसी भी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें से सबसे बेस्ट रहेगा CAT, जिसे बोलते हैं बालक अंतर बोध परीक्षण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसमें तो CAT दे रखा है, फिर भी यहाँ पे दे रखा होगा, कहीं पर नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बोलते हैं, C से होता है चाइल्ड, अंतर्बोध का मतलब होता है एप्रियंसेस, ठीक है, और T से टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहते हैं। अगर आप ये कह रहा है कि दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो ये मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं सामाजिक अधिगम। ये आपके अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा ने क्या दिया था, बांडुरा, ये बेबी डॉल के नाम से सिद्धांत जाना जाता है, या बेबी डॉल पर इन्होंने प्रयोग किए थे। इसे बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें बात करते हैं अल्बर्ट बांडुरा के व्यवहार को देखकर बच्चा ले सकता है। तो इसमें स्टेप भी बताए गए हैं, ठीक है। इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 116 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ग्राफ के द्वारा होगी, ठीक है। जो आप पढ़ते होंगे कोटिभुज, और जिसमें हम कोटिभुज के रूप में जो भी हम ग्राफ चित्र बनाते थे, जैसे कि 2, 3 या -3 + 4, इस प्रकार हम जो 4 चतुर्थांश होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है कि उसमें जो आपके वर्गात्मक और युगपत समीकरणों को हल करने के लिए हम किस शिक्षा सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। तो वो ग्राफ के द्वारा सबसे बेस्ट रहेगा। पर जादू की लैंटर्न कोई मतलब नहीं है कि बुलेटिन बोर्ड का, इसमें तो न्यूज़ वगैरह संबंधित हम नोटिस चिपकाते हैं, बाकी लिखवा होना ये भाषा से संबंधित हो जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, तो आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। हम अपनी जो भी टीचिंग मेथड है उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे धार्मिक स्थान ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी सामाजिक परिस्थिति के मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो धार्मिक स्थान ज़्यादा करते हैं। इसमें से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना था, यानी सही विकल्प कौन सा है। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। हम कहेंगे जो आपका मानक संबंधित मूल्यांकन होता है ना, वो निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, जिसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसे ऐसे बोलते हैं, सुमेलेटिव असेसमेंट। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक FAB होता है, वो दौरान होता है, के दौरान, ये होता है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कच्चा कच्चे में प्रवेश करते हैं, इस बोर्ड को क्या कहते हैं। ये कह रहा है चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर, तो इसे फ्लैनर बोर्ड बोलते हैं या फ्लैनर बोर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैनर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 121 नंबर। ये कह रहा है 121 नंबर क्वेश्चन है कि जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसे निम्न में से किस गुण का अभाव पाया जाएगा। तो हम कहेंगे उसमें विभेदकारता नहीं बची, जिससे कि स्टूडेंट में विभेद कर पाए कि कौन होशियार है, कौन कमज़ोर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 122 नंबर है। ये कह रहा है कि स्पीच मस्ट प्रोसीड, तो इसमें आएगा आपका स्पीच में क्या कर सकते हैं। एक तो हम पढ़ सकते हैं, रीडिंग और राइटिंग। हाँ, हालांकि देखा जाए, अगर आपसे कहा जाए ग्राही कौशल कौन से होते हैं, तो ग्राही का मतलब होता है जिसमें हम सुन सकते हैं, एल आएगा, और ग्राही में आते हैं, ग्राही में आ जाएंगे आपके एक तो सुनना और पढ़ना यानी रीडिंग, ये 2 आते हैं। और आप कह सकते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में हम देखते हैं जिन 2 कौशलों की बात की जाती है, तो वो की जाती है आपकी एक तो बोलना और राइटिंग। ये दोनों प्रोडक्ट कह सकते हैं आपके उत्पाद के रूप में आते हैं और ये ग्राही के रूप में। बाकी यहाँ पे स्पीच मस्ट प्रोसीड, तो वो आपकी रीडिंग होगी और राइटिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 123 है कि व्हाट द टाइप ऑफ टेस्ट इन हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द वीक
एरियाज ऑफ पीपल्स लर्निंग। ये कह रहा है, अरे यार इंग्लिश हिंदी दे रखी तो इसे ही देख लेते हैं। विद्यार्थी का अध्ययन के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक होगा? तो वो निदानात्मक होगा। इसमें है क्या? निदानात्मक परीक्षण होगा, यानी बच्चों की कमियों को जानना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? यानी प्रकरण कौन सा है? परिचर्चा विधि के द्वारा पढ़ाने वाला कौन सा उपयुक्त नहीं होगा? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो सौरमंडल नहीं हो सकता, बाकी सभी हो सकते हैं। भारत की विदेश नीति के बारे में, आधुनिक भारत में जीना और यूएनओ एवं विश्व शांति। बाकी है सौरमंडल है, वो प्रकरण है, वो परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेक्रोली विधि कौन सी विधि विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? डेक्रोली विधि है वो किस प्रकार के स्टूडेंटों के लिए उपयोगी है या प्रयोग में लाई जाती है? तो ओवरऑल हम देखें तो हम कहेंगे जो मानसिक विकार और मंदबुद्धि बालकों के लिए ये उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 126। क्वेश्चन नंबर 126 इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधे नहीं समझाता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो हम कहेंगे वो गाइड और इंस्ट्रक्टर होगा, यानी आप कह सकते हैं मार्गदर्शक व अनुदेशक के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, इनमें से कौन सा कागज फ्लैनेट बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो उसे बोलते हैं सैंड पेपर, यानी जिसे रेगमाल कागज बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, जो इंग्लिश की टीचिंग मेथड थी वहाँ से पूछा गया था, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो ग्रामर के थे और बाकी 4 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से थे। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? तो हम कहेंगे ऐसी कौन सी मेथड है जो आपकी सेकेंडरी स्टेज के रूप में, यानी निम्न सेकेंडरी स्टेज के रूप में उपयोग की जाती है? तो वो होती है बाइलिंगुअल मेथड, यानी जैसे द्विभाषी मेथड बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसे हम CLT बोलते हैं, ये कह सकते हैं किसके लिए एप्लीकेबल रहेगी CLT मेथड? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट, ये बच्चों में ये कैसा एक तरह से क्रिएटिव स्किल डेवलप करेगी CLT मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 130 है जो पूछा गया है, ये कह रहा है कि एक परीक्षक में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन का प्रयोग करता है या अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तरों की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यह मापन किस विधि का उपयोग किया गया है? तो आप इन्हें देखेंगे तो ये बिंदु विधि का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है और ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपके RSSB द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो होगा 131 नंबर। ये कह रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण और अधिगम खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना तो ये कह रहा था विद्यालय पाठ्यक्रम के विषय के शिक्षण और एवं अधिगम में खोज उपागम, और जब भी खोज उपागम के का लोकप्रिय बनाने की बात आए तो वो जेन और ब्रूनर से संबंधित होगा। ठीक है, खोज उपागम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में कौन सा सही नहीं है वो चूज करनी है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर, इसकी इंग्लिश देख लीजिएगा एक बार, करेक्ट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो आप कह सकते हैं, आप इन सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा एक बार। ये कहेंगे
कि जो आपका रचनावाद में ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि इसमें तो बच्चे को ज्ञान के निर्माण के लिए ही दिया जाता है ना, कुछ भी चीज़ दी जाती है। खोजो आपकी जो रचनावाद है इसका मतलब यही होता है कि बच्चे को ऐसी समस्या दी जाए वो खुद ज्ञान का निर्माण करें। तो ऑप्शन नंबर है ये गलत हो जाए, क्योंकि ये कह रहा है ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। और बाकी सभी सही कथन है, 1 नंबर, सी नंबर, डी ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 133 नंबर के वाचन की विश्लेषणात्मक विधि निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। यानी वाचन विश्लेषण की विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ध्वनि साम विधि है ना, वो बिल्कुल गलत हो जाएगी, यानी ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि श्रव्य सामग्री नहीं है इसमें से, ग्रामोफोन है, रेडियोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, एपिडाइस्कोप है ना, ये तो चित्र विस्तारक यंत्र होते हैं, यानी ये कह सकते हैं देखने से संबंधित होते हैं, ना कि ये सुनने से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका है 135 नंबर, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्राइटेरियन टेस्ट। एक क्राइटेरियन टेस्ट होते हैं ना, इनमें ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से क्राइटेरियन टेस्ट नहीं है। जैसे एप्रोप्रिएटनेस, ब्रेविटी, इफेक्टिवनेस या प्रैक्टिएबिलिटी। तो इनमें से सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी जो आपका ब्रेविटी टेस्ट होता है वो आपका क्राइटेरियन टेस्ट में नहीं आएगा, यानी इनके अंतर्गत नहीं चूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें पैटर्न ड्राइविंग परीक्षण किया जाता है, अलेक्जेंडर पास परीक्षण भी इसमें आता है, चित्र निर्माण परीक्षण भी आता है, लेकिन वस्तु समनुक्रम परीक्षण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है तो समायोजन का चित्र होगा, जिसे हम रिग्रेशन बोलते हैं। यह रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यारोप करती है, तो इसका मतलब वो रिग्रेशन प्रतिगमन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जन्म के समय वो नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत होता है। वो 40% होता है। तो ऑप्शन नंबर 40 होगा या 25 है, यानी एक जन्म के समय एक नवजात का सिर है अपने शरीर की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत होगा, ये लंबाई पूछ रहा है, तो 25% होगा। ये क्वेश्चन नया पूछा था और क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आईईपी। आईईपी के पूर्ण नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हम इसे कहेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, और ये किसने व्याख्या की थी, यानी ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके कैटल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 141 है कौन सा जोड़ा गलत है। कॉलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, स्किनर ने चूहे पर किए थे, पावलर ने कबूतर पर थोड़ी किए थे, इसने तो शायद कुत्ते पर प्रयोग किए थे, ठीक है, कुत्ते, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे। तो ऑप्शन नंबर डी से सी सही हो जाएगा, क्योंकि पावलर ने है कुत्ते पर प्रयोग किए थे ना कि कबूतर पे। तो ऑप्शन नंबर इसका 41 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। यानी ये नया टॉपिक जोड़ा गया था इस रीट मैन एग्जाम में, इससे पहले ये प्री रीट में नहीं था। शैक्षिक मनोविज्ञान जिसे एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है वो बताना है।
जैसे कि ऑप्शन नंबर पहला है, ये सुसंगठित व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है, ये बात सही है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, ये भी बात सही है। यह हमेशा सत्य की खोज पर रहता है, ये भी बात सही। लेकिन यह एक सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक मीन्स यहाँ पर कह रहा है नॉर्मेटिव साइंस की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नियामक विज्ञान नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमने 142 के बाद देखेंगे, अब 143 नंबर क्वेश्चन। अब 143 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में व्यक्ति भिन्नता के कारण क्या हो सकते हैं? तो हम कहेंगे वंशानुक्रम, वातावरण हो गए दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती है और वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, वह कौन सी विकलांगता है उसके अंतर्गत? तो आप ओवरऑल देखेंगे तो छोटे बड़े अक्षरों में अंतर नहीं कर पा रही है और वर्तनी के रूप में परेशानी है उसे, यानी तो हम इसे क्या कहेंगे, इस डिसेबिलिटी को आप क्या नाम देंगे? तो हम छोटे अक्षरों में भेद नहीं कर पा रही, तो वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। अगर यहाँ पर लेखनी से संबंधित है तो वो आपकी डिस्ग्राफिया हो जाएगी। अगर वो कहीं ना कहीं गणतीय घटनाओं से संबंधित होती तब हम डिस्कैलकुलिया कहते, और बोलने से संबंधित होती डिस्पेजिया कहते, डिस्टोपिया ये पता नहीं हमें, लेकिन इसका राइट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? ये स्टेटमेंट है संबंधित आपके गॉर्डन मर्फी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है जो पूछा गया है कि लुमी इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो लुमी यानी एल। अब जैसे कि 136 नंबर है, यहाँ से CDP के स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब 136 नंबर किस क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछा है आप भी देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? और जन्मजात अभिप्रेरक वे होते हैं जो जन्म से होते हैं, और बाकी जन्मजात के अलावा होंगे भी सब अर्जित होंगे, ठीक है। तो इसमें से जैसे भूख है वो जन्मजात होगी, नींद भी जन्मजात होगी, प्यास भी होगी, लेकिन आदत है ये आपकी कह सकते हैं अर्जित होती है, ठीक है। यानी हम वातावरण में रह के सीखते हैं इसे, यानी कह सकते हैं घर परिवार जो भी चीज़ें है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, वो इस प्रकार पूछा था कि इनमें से कौन सा है बुद्धि का जो गोलमेल से संबंधित है? तो ये आपकी कह सकते हैं भावात्मक बुद्धि होती है ना, इमोशनल, उससे संबंधित है गोलमेल है, ठीक है। इन्होंने कोई बुक भी लिखी थी जो फेमस हुई थी, तो इस वजह से इनको श्रेय दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा है जो बुद्धि का कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के कारकी सिद्धांत का उदाहरण है? यानी आप एक बार इंग्लिश देख लीजिए। देखो आप जब बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जैसे बहुकारक ये फंक्शनल हो जाएगा, पदानुक्रम का है ये भी हो जाएगा, द्विकारक ये स्पीयरमैन का, यानी फैक्टर पर ये कारकों पर आधारित हैं। जैसे बहुकारक था ये मल्टीपल, ये आपके थॉर्नडाइक का था, पदानुक्रम था, और द्विकारक स्पीयरमैन का था, फिर ये त्रिकारक हो गया, इसमें ग्रुप समूह जोड़कर, तो यानी ये स्टर्नबर्ग का ना था, ये त्रिचापी सिद्धांत था, ठीक है। तो ये आपका कारकी सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड ग्रेड में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो आप हरियाणा टेट देंगे ना, यानी मैं बता रहा हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन देखना, उसमें भी पूछा हुआ यही क्वेश्चन है, और बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो पूछा ही जाता है, हालांकि सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, और एच टेट में पूछा भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, ये कह रहा है GW ऑलपोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा निम्न में से कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं है? वाक्यांश सम्मिलित नहीं है। ऑलपोर्ट है ना, आप है ऑलपोर्ट को पढ़ेंगे तो इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी है और प्रकार भी बताए हैं किस प्रकार। तो इनमें से आप तो एक बात बताइए वाक्यांश जो सम्मिलित नहीं है, यानी आप ये 4 बातें हैं, इनमें से हमें तो ये बता दीजिएगा कौन सी आपकी ऑलपोर्ट से संबंधित नहीं। जो आप परिभाषा पढ़ेंगे ना तो उसमें गतिशील संगठन भी मिलेगा, ठीक है,
और उसमें आपका मनोदैहिक व्यवस्था भी मिलेगी और अपूर्व समायोजन मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता का उसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑलपोर्ट की फेमस परिभाषा है ये। जब व्यक्तित्व पढ़ेंगे ना, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो इसकी परिभाषा ना बताए, शुरुआत इसी से होती है, एक ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब हम पर्सनैलिटी चैप्टर पढ़ते हैं ना उसमें आता है। तो ये उनकी परिभाषा के 3 शब्द हैं, बाकी ये शब्द नहीं था, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 140 नंबर है कि नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है तथा अतः नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा। ये हार्वर्ड गार्डन की बुद्धि के प्रकार है ना, उनसे पूछा है। लेकिन हालांकि रुको यहाँ पर देखो, इसे कई भी तरीका से समझ सकते हैं। एक तो आपके थॉर्नडाइक और गैरेट ने 3 प्रकार बताए थे, शुरुआत आप पढ़ेंगे ना, थॉर्नडाइक वो गैरेट के 3 प्रकार थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, इस प्रकार के थे ना। तो इनमें से बताइएगा कि अगर नीता है उसकी शाब्दिक यानी जो वर्बल कह सकते हैं, वर्बल अंडरस्टैंडिंग और उसकी मैथ की घटनाओं से संकेतों को लेकर समझ अच्छी है, यानी वो इसमें कह सकते हैं उसे, इसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग या समझने की क्षमता अच्छी है। तो बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा, तो निश्चित तौर से ये बुद्धि का प्रकार हो जाएगा आपका अमूर्त हो जाएगा। क्योंकि गणित में हम अमूर्त चीज़ों, हम कहते हैं ना गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो गणित की प्रकृति हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्राइमरी में या आपके सेकंड ग्रेड, अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब 40 नंबर है, आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये कथन किससे संबंधित है, ये पर्टिकुलर आपका संबंध हो जाएगा क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लुप्त अधिगम, जैसे हम बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। हालांकि ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मीन्स होता है राजस्थान में जो टीजीटी की परीक्षा होती है एक तरह से, जिसमें आप 9th-10th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं सेकंड ग्रेड में। मोस्टली यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेकंड ग्रेड के हैं, जैसे कि ये वाला लुप्त अधिगम। इससे पहले न तो ये रीट में पूछा है, अब तक रीट कितनी हो गई, 8-9 रीट हो गई, तो उनमें भी नहीं पूछा गया है, लेकिन अब की बार पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टोलमैन। 143 है व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ है अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों को व्यक्तित्व की परिभाषा किसकी है, ये ऑलपोर्ट की है। क्वेश्चन नंबर हमने अभी ऑलपोर्ट का क्वेश्चन किया था, शुरुआत में ही की थी क्या, ये नहीं आगे होगा, एक सेकंड, ये वाला है ना क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान से देखो। 143 नंबर और 139 नंबर दोनों क्वेश्चनों को देखो, ये एक ही क्वेश्चन दोनों से बना लिया है। यही GW ऑलपोर्ट है ना, यही ऑलपोर्ट की परिभाषा पूछी गई है। अब देख लीजिएगा इसमें जो जैसे कि व्यक्तित्व का मनोदैहिक व्यवस्था, तो मनोदैहिक ये वाला भी ऑप्शन था। गत्यात्मक संगठन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन होता है, ये सी नंबर ऑप्शन है। अब देख लीजिए ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व की परिभाषा में कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं था, तो हमने राइट आंसर लगाया था व्यक्तित्व भिन्नता। यहाँ पर केवल वही परिभाषा पूछ ली है और आपकी कह सकते हैं वो ये किससे संबंधित है, ऑलपोर्ट से। देख लीजिएगा क्वेश्चन एग्जामिनर जो भी सेटर है ना, वो भी देख लो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, और साइकोलॉजी में तो देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं। और देखो ये भी व्यक्तित्व का ही क्वेश्चन है कि हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी या दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हालांकि इस प्रकार के जब आप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम इसे बोलते हैं मेलेंकोलिक। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है, तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक है ये आपके ये तो रॉबर्ट गेने की है ना कंडीशन वाली, तो रॉबर्ट गेने हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, ये कह रहा है कि आंतरिक मानसिक दशा जो किसी भी व्यवहार या क्रिया को आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति कहलाती है, इसे हम मोटिवेशन कहते हैं। ये मोटिवेशन की एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपने पढ़ी होगा चैप्टर अगर मोटिवेशन है तो निश्चित तौर से आपको ये परिभाषा मिल जाएगी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। यानी ये कह रहा है कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत था उसमें क्या क्या चीज़ थी जो स्किनर से संबंधित नहीं थी। शेपिंग थी और आपकी ड्राइव भी थी, रेनफोर्समेंट भी था, लेकिन अनुकरण है ना, ये आपके अल्बर्ट बांडुरा का नाम सुना होगा, अल्बर्ट बांडुरा, ये उनसे संबंधित थी चीज़ें। ठीक है, जो आप
बेबी डॉल नाम से अब इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किए थे, तो उनके व्यवहारों से अध्ययन संबंधित होता है, तो ये आपके ये नहीं होगी। अनुकरण ये संबंधित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है, साथ ही साथ उसकी माता को उदासीन रखना भी उसे नहीं चाहता है, तो ये संघर्ष है यानी कॉन्फ्लिक्ट है ये। तो आप ऐसे कहेंगे, ये आपको दो परिस्थितियां दी गई हैं और दोनों परिस्थितियों पे कहा गया है, जो कह रहा है कि पसंद नहीं है वो तो हो जाएगा उपागम, जिसे अप्रोच बोलते हैं, और दूसरी है जो उसे उदासीन रखना भी नहीं चाहता, वो परिहार यानी मीन से हो जाएगा अवॉइडेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 139 है कि वो रचनात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है, तो इसमें से कौन सी चीज़ें हो सकती है? वो फंटाइसी होती है या दिवा सपने होते हैं, दिन में सपने देखना, तो वो वही काम हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? ये जैसे विचार युक्त प्रवाह ये हो सकता है, मौलिकता होती है, अभिसारी चिंतन नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी, बाकी लचीलापन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देख रहे होंगे जो है 141 नंबर क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्नलिखित में से यह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैकलीलैंड है और इसके साथ होंगे और थे इसके सहयोगी, उन्होंने दिया था ये 1961 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऑलरेडी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है या ब्रूनर नहीं, ये अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन बना है अल्बर्ट बांडुरा से, तो ये आपके अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी प्रयत्न एवं त्रुटि, ट्रायल एवं एरो थ्योरी थोंडाइक सही है। क्षेत्र अधिगम जो कोर्ट लेविन से संबंधित है। संकेत अधिगम है, ये टॉलमैन से है। संकेत अधिगम सिद्धांत है, ये टॉलमैन से ही संबंधित है। साथ ही साथ इन्होंने एक लेटेंट थ्योरी दी थी, या लेटेंट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, तो ये टॉलमैन से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी अक्षमता हो जाएगी, यानी रीडिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा की सहायता करता है किस प्रकार, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा की सहायता करेगा, तो वो प्रयोग सभी हो जाएगा, यानी बाल विकास के ज्ञान से संबंधित हो, बालक के स्वभाव या व्यवहार से जानकारी हो, विद्यार्थियों की समस्या से संबंधित हो, तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा।